हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। ये गणित का जो ब्रह्मास्त्र लाया हूँ मास्टर क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में बहुत कम प्रश्न ही पूछा जाएगा। ये मास्टर क्लास अभी तक आपने गणित के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देखिए, अंतिम प्रहार है और आपका गणित का प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। गणित नहीं भी आता है तो आप ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी। इसमें से एक घटा लीजिए, 100 से गुना कर लीजिए और बटा में जो दर दिया है उससे भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, तो 1 में 100 से गुना कीजिएगा 100 से तो 100, ये कट गया। 20 वर्ष कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। फिर से समझिए, जितना गुनी, मान लीजिए ये 3 गुनी हो जाता है तो 3 घटाओ 1 गुना 100 और जो दर दिया है उससे भाग दे दीजिए 20। आइए 3 में से 1 जाएगा 2, 20 दूनी 40 वर्ष आ जाता है। तो इस तरह से इस तरह का प्रश्न आप यूं ही बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 और 200 का वर्ग चिन्ह कितना होगा? तो वर्ग चिन्ह पूछता है तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दिया जाता है और उसको 2 से भाग दे दिया जाता है। तो 300 और 300 का आधा क्या होगा? 150। उत्तर क्या हो जाएगा? 150। नेक्स्ट है, गेंद का आकार कैसा होता है? तो जो गेंद होता है ये स्फेयर यानी गोला होता है। चलिए, आकार से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। जो आपका लूडो छक्का का खेलने वाला पासा होता है वो घन होता है। ईंट हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, जो आप ज्यामिति बॉक्स बोलते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, घर का कमरा हो, ये सब घनाभ होता है। गोला जान के बेलन, पाइप की आकृति बोतल हो, ये सब बेलन होता है। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। इस पे प्रश्न आप बनाएंगे। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अगला प्रश्न है, पाइप का आकार कैसा होता है? अभी मैंने आपको बताया था। 1 नंबर मानकर जवाब देंगे आप लोग कमेंट में। ऑप्शन है घन, घनाभ, गोला या बेलन। प्रथम अभाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं से कटे, विभाजित हो पूर्णतः, बाकी किसी संख्या से विभाजित ना हो, यानी सिर्फ 2 ही गुणनखंड उसके पास होने चाहिए। तो प्रथम अभाज्य संख्या है 2। एक अभाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या है। प्रथम प्राकृत संख्या है 1। प्रथम प्राकृत संख्या कहे चाहे विषम संख्या कहे, उत्तर क्या हो जाएगा? 1। प्रथम पूर्ण संख्या पूछे तो 0 और प्रथम भाज्य संख्या पूछे तो 4। फिर से समझ लीजिए, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर पूछ रहा है। वैसी संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, यानी पूर्णतः विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनके पास सिर्फ 2 ही संख्या से ये कट सकते हैं पूर्णतः, 1 से और स्वयं से, बाकी किसी से नहीं। अगला प्रश्न है, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए, प्रथम से लगातार विषम संख्याओं का योग पूछे तो जितना पूछे उसको उसी से गुना कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। 25 गुना 25 625।
उत्तर क्या हो जाएगा 625। जोड़ने जाते तो आप दिन भर जोड़ते रह जाते। प्रथम से 25 विषम संख्याओं का योग पूछा है, 25 का वर्ग कर दीजिए 625। अब मैं कहूँ प्रथम से 10 विषम संख्याओं का योग, तो 10 का वर्ग कर दीजिए 100। मैं कहूँ कि प्रथम से 11 विषम संख्याओं का योग, 11 का वर्ग कर दीजिए 121। समझ गए इस टाइप के? देखिए इसमें मैं सभी टाइप के प्रश्न को लाया हूँ। इसके बाद भी अभी मैं बोला हूँ कि आपने अगर अभी तक सीरियस होकर के नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टोटल मास्टर क्लास का लिंक दे चुका हूँ, और इस 6 दिन में आपको तुक्का के साथ चीज़ों को कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है और सक्षमता में जाकर 100+ स्कोर करना है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे देख सकते हैं। जीके हो, बाल विकास हो, हिंदी हो, पर्यावरण हो, ये सब का मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाय लिखकर मैसेज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड तो सभी लोगों का आ गया होगा। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? यानी 5 अंक की संख्या शुरू होती है कहाँ से? तो आप कहेंगे 10,000 से, और अंत कहाँ हो जाती है? 99,999। तो 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है संख्या पद्धति में? तो आप क्या कीजिए ट्रिक से कि 1 9 लिख कर आप 5 से 1 कम यानी 4 गो जीरो लगा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। इसका बनाने का नियम है कि जिस संख्या की कुल संख्याएं पूछी गई है उस संख्या के सबसे बड़ी संख्या लिखा जाता है, और ठीक उसके पहले वाली संख्या की बड़ी संख्या लिखी जाती है और घटा लिया जाता है 00009। तो मैं इसी पे ट्रिक बनाया कि किसी भी संख्या का संख्या पद्धति में संख्याओं माने उस जैसे 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पूछी जाए तो आप 1 9 लिख कर उससे एक कम जीरो लगा दीजिए। जैसे इसके जगह 4 होता तो 1 9 लिख कर 3 गो जीरो लगा देते, उत्तर हो जाता। आसान है ना, 1 सेकेंड का काम है। अगला प्रश्न है 2879 में 8 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग कितना होगा? 2879, 8 का स्थानीय मान जो है इक्याई दही सैकड़ा, तो 800 स्थानीय मान, और जो अंकित मान है या इसको हम लोग जातीय मान भी कहते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान, तो 8 स्वयं हो जाएगा। योग का मतलब होता है जोड़, तो हो जाएगा 808। अंतर पूछा होता तो 792, गुणनफल पूछा होता तो 6400। समझ में आ गया आपको? क्या करना है, जिस स्थान पे है उतना स्थानीय मान हो गया, अंकित मान का है चाहे जातीय मान, वो संख्या स्वयं हो जाएगा, योग तो जोड़ दीजिए। नेक्स्ट है 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। और प्रश्न होगा कि 1 मिलीलीटर में कितना लीटर, तब क्या कहेंगे? तब आप क्या करेंगे, इस 1 को 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, 3 गो जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल, 1 तो 1 अंक हो गया, 2 गो जीरो लगा दीजिए, दशमलव दे दीजिए, उत्तर हो जाएगा। भाग भी नहीं देना पड़ेगा। मैं कहूँ कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? तो आप कहेंगे 1000 ग्राम। 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम? तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम। 1 टन में कितना किलोग्राम? तो 1000 किलोग्राम। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? तो आप कहेंगे 1000 मीटर। ओके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किसी घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसकी आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, तो 8 का क्यू यानी 8 गुना 8 गुना 8, 512 होगा घन सेंटीमीटर। 512 512 दो जगह है,
लेकिन आप इकाई देखिए, आयतन का इकाई होता है घन यूनिट। तो किस में घन है? घन सेंटीमीटर 512। 3 नंबर उत्तर सही होगा। कभी कभी एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल देता है। जैसे पर्यावरण में पूछा था कि पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत है, तो आप सभी लोग तो याद किए हैं 71%, और ऑप्शन में 71% नहीं था। ऑप्शन में जो था वो था आप लोगों का 0.7, 0.71, 0.69 ऐसे करके। तो 71% का मतलब हुआ 71/100, 2 अंक छोड़ के डेसिमल। ये उत्तर सही हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न मैंने करा दिया है। अगला प्रश्न, इस वीडियो के पहले मैंने पर्यावरण, जीके और विज्ञान का मास्टर क्लास किया हूँ, करंट अफेयर्स का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टोटल मास्टर 8-10 क्लास है दे दिया हूँ, और अभी पर डे आपको मास्टर क्लास ही मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, अपना कॉन्फिडेंस ऊंचा रखें अगर वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे तो। अन्यथा आप किसी और चैनल पे चले जाएं और वहाँ आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए अब नहीं बोलूँगा, इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप पढ़िए, एग्ज़ाम में 100 से अधिक अंक कीजिए। अपने दम पे जब अंक आता है ना, काफ़ी खुशी होता है अपने अंदर से। तो आप कीजिए, उसके बाद तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करेंगे ही, विश्वास कीजिए। चलिए, मोड में कोई भी वैल्यू हो, मोड से बाहर होता है तो प्लस में ही हमेशा होगा, चाहे प्लस भी रहता तब भी प्लस में। चलिए अब सवाल पे आते हैं। मोड में पहले इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। -8 और -6, -14 और जोड़ 5। -14 में से 5 जमा हो गया तो माइनस का 9 बचा, और मोड से बाहर निकलेगा तो उत्तर 9 हो जाएगा। मोड में ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक, बाहर निकलने पे हमेशा हो जाएगा धनात्मक। अगला प्रश्न है 97.012 का विस्तृत रूप है। तो 90 + 2 + 0 के जगह कुछ मत लिखिए, 1 के जगह 1 बटा दशांश के पास तो कुछ भी नहीं था, शतांश के पास है, तो 100 जोड़ 2/1000। किस ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन में। इसका ट्रिक भी बता दे रहा हूँ मैं। ये इकाई है, दहाई है, तो 90 जोड़ 7 जोड़ दशांश के जगह 0/10, तो 0/10 दशमलव के 1 अंक बाद है तो 1 0 1 लिख कर, 2 अंक बाद है तो जोड़ 1/1 लिख कर 2 0, तीसरे स्थान पे है तो जोड़ 2 लिख कर 1 लिख कर 3 गो 0, 1 2 3। ये आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? तो जो रेखाखंड है इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। किरण का 1 अंत बिंदु होता है, और रेखा जो होगा उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं, रेखाखंड का 2 अंत बिंदु, किरण का 1 अंत बिंदु। इस पर भी प्रश्न सक्षमता 2 में पूछा था। 40 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा? देखिए, पूरा कोण जब 2 कोणों को आप जोड़ते हैं 90 हो जाए तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक है। तो पूरक पूछे किसी भी कोण का, उस कोण को 90 डिग्री में से आप घटा दीजिए, 50 डिग्री आएगा। अगर समपूरक पूछे तो उस कोण को 180 डिग्री में से घटा दीजिए तो 140 डिग्री आएगा। तो ये दोनों पूरक और समपूरक आप समझ गए। अगला प्रश्न जो सक्षमता में पूछा हुआ है, एक रोबोट का अंकित मूल्य 1800 है, 18,000 है। इसे 20% की छूट पर बेचने पर 4% की हानि हो गई। 18,000 की वस्तु को 20% छोड़ा यानी 80% लिया, ये कट गया 144, 18 144 हो जाएगा, और 2 गो 0, 14,400। अब ये आपका विक्रय मूल्य आ गया।
यानी इतना में बेचा और उसको हानि कितना दिया है 4%। तो विक्रय मूल्य दिया है, हानि प्रतिशत दिया है, हमें क्रय मूल्य चाहिए लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य गुना 100 क्या हो जाएगा? देखिए सीपी कैसे निकलता है लागत मूल्य, विक्रय मूल्य गुना 100 और बटा 100 जोड़ 100 घटाओ, तो अगर लाभ होता तो जोड़, हानि है तो घटाओ 4। तो इस फॉर्मूले पे मान रखते हैं। विक्रय मूल्य हमारा कितना आया था 14,400 गुना 100 और बटा में 100 में से 4 घटेगा तो 96। ठीक है, ये 96 से 144 कटेगा, यहाँ पे काटेंगे 100 को रहने दीजिए, 12 से काटेंगे तो 12 बटे 96 और 12 12 00 है। 8 से ये कटेगा 120, 15 बार में एगो जीरो था, 100 से गुना होगा 15,000 हो जाएगा। काफ़ी लेंदी प्रश्न था लेकिन है आसान। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, जब भी आपका गणित का प्रश्न फंसने लगेगा, लगे कि टाइम लॉस हो रहा है, नहीं बन पाएगा, आप उसको छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा पर्यावरण, आगे बढ़ जाइएगा हिंदी, आगे बढ़ जाइएगा जीके जीके जो याद है टिक कीजिए, और नहीं तो आगे बढ़िए। और फिर अंत में जब प्रश्न बचेगा, जितना पहले आप अपना जो जानते हैं बना लीजिए अच्छे से, उसके बाद जब अंत में बचेगा आपका प्रश्न तब तुक्का मारिएगा, ना कि शुरू से तुक्का लगा दीजिएगा अनुमान ज्ञान, तो प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा। आसान था। 18,000 का 20% आपने छूट दिया, 18,000 का तो 20 छोड़ा तो 80 लिया, यानी विक्रय मूल्य आपका आ गया 144 यानी 14,400 और लॉस प्रतिशत आपको दिया है 4%। तो आपको सीपी बताना था, क्रय मूल्य। मैंने फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखा 14,400 विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 में से हानि प्रतिशत घटा 96, ये कट गया 15 150 बार में, और 2 गो जीरो गुना होगा तो 2 गो जीरो बढ़ जाएगा, 15,000 हो जाएगा अंकित मूल्य। 2 अंकों की एक संख्या ऐसी होती है जिसके अंकों का गुणनफल 8 है। मतलब मान लीजिए कि 2 और 4 है तो इनका गुणनफल 8 है। 2 अंकों की संख्या है 24। जब संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या उलट जाता है। यानी अगर इस संख्या में 24 में 18 जोड़ेंगे आप, एक बात मान के बता रहा हूँ मैं, तो संख्या को उलट जाना चाहिए था, 42 हो जाना चाहिए था। अरे वाकई में 24 से ऑप्शन लिया, यही सही हो जा रहा है, ये बदल जाएगा। तो इसका सही जवाब भी 24 ही हो जाएगा। कैसे आप चेक करेंगे? देखिए 8 और 1 का गुणनफल भी 8 ही होगा, गुणनफल 8 है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। 18 में आप 18 जोड़ेंगे तो ये तो 36 होगा, होना चाहिए था, उलटना चाहिए था, 8 दाहिने पे आना चाहिए था, दाहिने इकाई पे जाना चाहिए था, तो ये तो 36 आया, उत्तर नहीं होगा। 42 का भी कीजिएगा नहीं होगा, 81 का भी कीजिएगा नहीं होगा। 24 में देख लीजिए 2 गुने 4 8 आएगा, और 24 में जब आप 18 जोड़ेंगे तो ये 42 आएगा। बदल गया ना संख्या, 4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ चला गया। यही तो प्रश्न ये बोला है, संख्या पद्धति का ये प्रश्न है। त्रिभुज की सर्वांग समता की कथन संबंधित कथन किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई यानी साइड साइड और इन भुजाओं की लंबाई और इन भुजाओं के मध्य का कोण, यानी देखिए त्रिभुज के सर्वांगसम होने का 4 रूल है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, RHS और एंगल साइड एंगल। 4 तरीके से त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जब अगल बगल की 2 भुजा और बीच का कोण यानी भुजा भुजा कोण, तो SAS से वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैक एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है, टॉम उस काम को जैक के द्वारा किए गए काम के आधे समय में पूरा करता है। जैक 10 दिन में करता है तो टॉम 5 दिन में करता है।
दोनों का कर है, फिर एक साथ काम करते हुए वे उसी काम का कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे। एक दिन की बात कही जा रही है, तो 1/10 जोड़ 1/5, लघुत्तम 10, 10 एकम 10, 5 दूनी 10 तो 2, 3/10 भाग करेंगे एक दिन में। अगर कहता कि काम कितने दिन में पूरा हो जाता है तो उत्तर हो जाता 10/3, यानी 3 पूर्णांक 1/3 दिन में। 5 300 ग्राम बराबर है। ये प्रश्न ऐसे सीटेट में भी पूछा जाता है। 5 कोई भी चिन्ह नहीं है तो 300 ग्राम बराबर है, यानी 1500 ग्राम हुआ। यानी 1500 ग्राम कहने का मतलब हुआ 1 केजी, 1000 ग्राम में 1 किलो और 500 ग्राम, तो 1 किलो 500 ग्राम उत्तर हो जाएगा। आसान है ये सारा प्रश्न। 5 300 ग्राम तो यानी 5 गुना 300 ग्राम यानी 1500 ग्राम, 1.5 किलो जिसे आप बोलते हैं, यानी 1 केजी 500 ग्राम। अगला प्रश्न है 1 क्विंटल बराबर है। देखिए अब ऑप्शन कैसे आपको घुमाएगा। 1 क्विंटल 1000 किलो, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ दिया है 100 केजी और आगे दिया है बोथ, दोनों इनमें से कोई नहीं। यहाँ है 1000 तो 10 100 केजी, यहाँ 10 केजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए एक यहाँ 10 क्विंटल है, 1 क्विंटल नहीं, 10 क्विंटल, तो 10 गुना 100, यहाँ देखिए 10 यानी 10 100 की ग्रा, 10 100 की ग्रा, यही बात हुआ। 10 क्विंटल तो ऐसे लिख सकते हैं 10 100 की ग्रा। 2 नंबर ऑप्शन सही है। और 1 नंबर में भी देखिए कि जब आप 10 से 100 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपको दोनों मिले तो आंख बंद करके दोनों पे मारिए, तुक्का। टॉफ़ी का पैकेट जिसका द्रव्यमान 1 किलो 850 ग्राम है, 500 ग्राम वाले चॉकलेट की तुलना में कितना भारी है। तो ये 500 ग्राम इसमें से ग्राम में से घटा लीजिए। 1 केजी 345 ग्राम भारी है, 1 किलोग्राम 345, ये तो ऐसा ही 845 ग्राम में से 500 ग्राम घटाइएगा तो 345 ग्राम, 1 केजी तो बचा ही है। अगला प्रश्न, ये सब सक्षमता 2 में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत सारे शिक्षक, मैं कमेंट सभी लोगों का तो आजकल नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि आपको समय देना होता है, स्कूल में पढ़ाना होता है 4-4 5-5 घंटे। 3-4 स्टाफ का ट्रांसफ़र हो गया, 3 मैडम लोगों का प्रधान शिक्षक में हो गया। मिडिल स्कूल है, 11 टीचर थे हमारे विद्यालय में, जिसमें से 2 टीचर का ट्रांसफ़र हुआ, 1 टीचर का हाई स्कूल में हो गया और बाकी 3 मैडम लोगों का प्रधान शिक्षक में हो गया। काफ़ी मेहनत वो लोग भी करती थी। अब हम लोग बच गए हैं तो पूरे क्लास 1 से 8 तक है तो करना ही पड़ता है, नहीं तो क्लास बटा था रूटीन के अकॉर्डिंग, फिर रूम पे आकर के अपना स्टडी आपको पढ़ाना। तो इसलिए मैं कमेंट तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन एक लोगों का कमेंट मैंने देखा था, एक व्यक्ति का, पता ना वो शिक्षक है क्या, इतना आसान थोड़े पूछता है। तो ये क्या है, क्या पूछा है आप देख लीजिए। आपको फास्ट चाहिए तो इसी वीडियो के अंत में जो प्रश्न लिया हूँ मैं, जो TRE 4 आने वाला है, सीटेट आने वाला है, उसके लिए उसमें पूछता है, देख लीजिएगा, इसी वीडियो में है, आप देखिए लास्ट तक। एक दीवार की ऊंचाई 4 मीटर 25 सेंटीमीटर है, प्रत्येक ईंट 5 सेंटीमीटर ऊंची है, तो दीवार की दी गई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितने ईंटों का उपयोग होगा। 4 मीटर को आप बदल लीजिए 400 सेंटीमीटर में, आप 25 को जोड़ लीजिए क्योंकि ईंट तो सेंटीमीटर में है, तो 425 हो गया और 5 से भाग दे दीजिए, ईंट की संख्या आपको मिल जाएगी, 85 गो ईंट लग जाएगा। जैसे देखिए ईंट जो एक पे एक ईंट आप जब रखेंगे तो ईंट की जो ऊंचाई थी वो 5 सेंटीमीटर थी और दीवार हमें बनाना है कितना, 4 मीटर लंबा, 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर का, तो सबको सेंटीमीटर में बदल लिया 425 और एक ईंट के लंबाई से भाग दे दिया तो टोटल ईंट हमको मिल गया, 85 हो जाएगा।
भाषा बड़ा है, उत्तर छोटा है। कभी भी ऋणात्मक संख्या को आप धनात्मक संख्या से भाग देंगे तो जैसे भाग देते हैं दीजिए, 18 को 2 से भाग दीजिएगा 9, और ऋण को धन से भाग दीजिएगा तो उत्तर ऋण आएगा, ऋणात्मक। अगला प्रश्न, कौन सी संख्या पूर्ण संख्याओं की गुणक की पहचान है? तो पूर्ण संख्याओं की गुणक की पहचान 1 है। क्या है? 1 है। नेक्स्ट है, आपको लगेगा कि ये बटा का जोड़ है। आपको क्या लगेगा कि ये बटा का जोड़ है, लेकिन ये तो दशमलव का जोड़ है। आसान हो जाएगा, बटा का जोड़ ना बनाइए। 10 और 2 12 हुआ, जोड़। 1 को 10 से भाग देना है, 1 को 0 है, 1 अंक छोड़ के डेसिमल, जोड़। 2 को 100 से भाग देना है, 2 अंक छोड़कर डेसिमल। या विस्तृत रूप को शॉर्ट रूप कर लीजिए, कर लीजिए, आपका उत्तर पता चल जाएगा। 12 देखिए यहाँ ये आंसर होगा नहीं, 18 होगा नहीं, 16 होगा नहीं, 12 आ रहा है। 0 0 दशमलव के पहले 0 0 है, 12 तो इकाई अंक पे होगा, इसके बाद है ना कुछ आएगा। तो एक ही ऑप्शन में है, किसमें? 4 नंबर में 12 है। अगला प्रश्न, मोड वाला प्रश्न आ गया। मोड से बाहर निकलेगा -12 तो +12 होगा, जोड़। +13 जोड़, +17 जोड़, +19 जोड़ लीजिए, आपका उत्तर क्या आएगा? यूनिट डिजिट पे संख्या 2 जगह भिन्न भिन्न है, 1 जगह समान है। 7 3 10, 9 2 11, तो 10 और 11 मिलके 21 होगा, हाथ में 2, 1 2 3 4 और ये 6, 61 हो जाएगा उत्तर। खेलने वाले पासे का आकार होता है, वो घन होता है, क्यूब, और प्रत्येक सतह इसका एक वर्ग होता है, और घनाभ का प्रत्येक सतह आयत होता है। अनुक्रम में 81वीं संख्या क्या है? 1 के बाद 3 बढ़ा, 4 के बाद फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, 81वां पद। प्रथम पद कितना है? 1। कौन सा पद पूछा है? n बराबर 81वां। अंतर कितने का है? d बराबर 3। 81वां पद पूछा है तो लिखेंगे a + 80d। प्रथम पद कितना है? 1 जोड़ 80, अंतर कितना है पदों के बीच? 3 का। 8 3 का 24 जोड़ 1 241, कितना हो जाएगा? 241। 8 3 का 24 और एक 0 लगाए तो 240 और 1 जोड़ दिए 241। नेक्स्ट है, बढ़मास पे प्रश्न दिया है। पहले भाग की क्रिया होगी, 2 जोड़ 2 घटाओ 2 गुना 1। अब गुना की क्रिया होगी, 2 जोड़ 2 घटाओ 2। अब जोड़ की क्रिया होगी, 2 2 4 घटाओ 2 बराबर 2। क्या दो? कुछ भी ना दो, एग्ज़ाम दीजिए आप लोग। चलिए आ गया। जिन्होंने कहा था कि सर इतना आसान नहीं पूछता है, तो लीजिए मुश्किल वाला आ गया। इस टाइप का अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे तब भी आप आसानी से बनाएंगे, क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े हैं। तो ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा दायित्व है कि व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइब के लिए मैं कुछ भी ना पढ़ा दूँ। मुझे वही कंटेंट आपको देना है जो आपके एग्ज़ाम में उस आधार पे प्रश्न पूछा जाए, और आपका समय भी वेस्ट ना हो, और आपकी पैसा भी वेस्ट ना हो, और आपकी एग्ज़ाम भी निकल जाए। इस ईमानदारी से मैं वीडियो बनाता हूँ। और बाकी एग्ज़ामिनर के ऊपर है, प्रश्न लड़ना ही लड़ना है, ये मेरा मन कहता है। और आप डरे नहीं, जो आपके मन में डर है क्या आएगा नहीं आएगा, जो आएगा अच्छा होगा, आप देख लीजिएगा। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। यदि घनाभ की विमाएँ 8 9 8 और 6 है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बड़ा प्रश्न है ये। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है, तो घनाभ का आयतन तो आप निकाल लीजिए आसानी से, 9 गुना 8 गुना 6 बराबर। कह रहा है कि जो घनाभ का आयतन जो है ये घन के आयतन का 2 गुना है, तो 2 गुना घन का आयतन यानी भुजा का क्यूब। अब ये 2 गुना था, इसमें मैंने 2 से गुना क्यों किया? क्योंकि बराबर हो गया। अब इसको मैं काट दूंगा ताकि आसान हो जाए।
छः चौका 24, 24 नवा यानी 9 गुना 24 आ रहा है बराबर भुजा का क्यूब। देखिए मैं कैसे पूरा गुना भी नहीं करूँगा, अब ये क्यूब रूट आके इस पे चढ़ जाएगा, यहाँ से क्यूब रूट हटा चढ़ गया यहाँ पे क्यूब रूट, तो भुजा हमें मिल जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, तो हम निकाल लेंगे आसानी से। थोड़ा आपको यहाँ कम समझ में आया होगा। तो क्यूब रूट निकाले तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 24 को लिख सकते हैं 3 गुना 8। तो 8 तो 2 का घन है, ये 3 बार आया है तो एक बार 3 लिखेंगे और 8 जो है 2 का घन है 2 लिखेंगे। तो भुजा हमें 6 मिल गया। क्या मिल गया? भुजा 6 मिल गया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा 6 आया था तो 6 गुना 6 यानी 6 का क्यूब हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। उत्तर हो गया। फिर से इस प्रश्न को जानिए। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, वहीं विमाएँ कहा जाता है, जो कि दिया गया है। तो 9 गुना 8 गुना 6 बराबर ये जो आयतन था घन के आयतन का 2 गुना था, तो इसमें 2 से गुना किया तो बराबर हो गया। अब ये 2 गुना में इधर आके भाग तो ये 4। अब ये भुजा का क्यू जो है आगे काटे 4 हो गया, 2 से काट दिए। एक घनाभ का आयतन 4 था, वहाँ पे मैंने 4 को हाँ तो 4 रहने भी दीजिए तब भी कोई बात नहीं है। अब ये क्यूब रूट आके इधर क्यूब रूट लग गया। 9 को 3 गुना 3 लिख दिया मैंने, 4 को 2 गुना 2 लिख दिया और 6 को 2 गुना 3 लिख दिया। देखिए 2 भी 3 बार आ गया, 3 भी 3 बार आ गया, तो क्यूब रूट हट जाएगा और एक बार 3 लिखिए, एक बार 2, भुजा 6 आ गया। और जब भुजा हमको मिल गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने 6 गुना 6 216। बहुत लाजवाब ये सब प्रश्न होता है और ये सब टीआरई में पूछता है, रेलवे में पूछता है, बिहार पुलिस में, एसएससी में, सीटेट में ऐसा प्रश्न खूब पूछता है। नेक्स्ट है, एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्याएं ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा। उत्तर हो गया। सीडीएस में पूछा था। कैसे? तो समझिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा, एक को आप भाग दे रहे हैं किससे? 1/3 से। एक को 1/3 से भाग दे रहे हैं ना यहाँ। अब भाग के जगह गुना, ये पलट जाता है तो 3/1 मतलब 3:1। फिर से समझिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो खत्म, और एक को जब आप 1/3 से भाग दीजिएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो क्या हो जाएगा? 3:1। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। ठीक है, अगर पिता की x वर्ष है वर्तमान आयु तो जॉन की 1/4x है, 1/4 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जा रहा है? 68 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु और 4 वर्ष बाद, चाहे एक काम कीजिए, इससे भी आसान अंक मान के बनाइए, बटा में ना लीजिए। अगर कितना का है? जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है, यानी पिता की वर्तमान आयु 4 वर्ष है तो जॉन की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, तब है ना 1/4 है। 4 का 1/4 है। अब कर है 4 वर्ष बाद, तो इसकी वर्तमान आयु 4 और इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12 और दोनों का योग, यानी कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 है। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, तो 4 तो ये 1 वर्ष। 4 वर्ष बाद
तो 4 जुटेगा, 4 4 8, अब यहाँ 4 1 5, ठीक है। 8 5 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 जोड़ेंगे तो। और ये 68 दिया है, 13 5 65 ही होता है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? गड़बड़ कहाँ हो रहा है? जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है, यानी पिता 4 साल के हैं तो ये 1 साल का है, 1 वर्ष का। 4 का 1/4 तो 1 होगा। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद तो 4 4 8 और ये 4 1 5, तो 13 आ रहा है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। तो जॉन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? शायद ये डाटा फिट नहीं हो रहा है। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, 1/4 है। 68 है दोनों का योग। चलिए x मान के देख लेते हैं। अगर पिता की आयु तो ये 1/4x, x + 4 और इधर +4 होगा, तो 4 चौका 16, 4x, ये और लेंदी हो जाएगा। इस प्रश्न को होल्ड कीजिए, आगे देखते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा कहीं डाटा मिस्टेक है। चुनाव वाला प्रश्न हो कैसे बनाइएगा, परीक्षा वाला हो कैसे बनाइएगा, देख लीजिए। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, जो जीता उसको 62% मिला, तो जो हारा होगा, कोई भी चीज़ 100% पे होता है, वैध मत 100% था क्योंकि कोई अवैध मत नहीं था, तो एक को 62% मिला, तो एक आदमी को 48% मिला होगा। 48 और 2 50 और 60 ज़्यादा हो जाएगा, ये 48 नहीं 38% मिला होगा। 8 2 10 6 3 9 1 10 मिला होगा ना हारने वाले को। अब ये जीता कितना वोट से है प्रतिशत में? तो 62 में से 38 जब घटेगा तो 12 में से 8 जाएगा 4 और 5 में से 3 जाएगा जो 2, 24% का मान, यही ना संख्या है 144। तो काटेंगे 6 बार में कट जाएगा। 1% का मान 6, तो 100% का मान 600। कुल वैध मतों की संख्या 600 थी। ये थोड़ा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि महामैराथन है, मास्टर क्लास है। आप हर एक टाइप के प्रश्न को देखिए। सक्षमता बीतेगा, उसके बाद बीईओ, बीपीएससी टीआरई 4 और सीटेट जैसे परीक्षाओं की तैयारी मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को करा दूंगा। देखिए प्रश्न है कि मान लीजिए 2 प्रत्याशी थे ए और बी, ओके। जो जीता उसको 62% वोट मिला, तो जो अब तो हारने वाले का प्रतिशत दिया नहीं है, और आपको पता है कि कोई भी चीज़ 100% होता है, तो एक को 62% मिला तो दूसरे को 38%, और इनमें कितने का अंतर है? 24% का। और ये जीता कितना वोट से है? यही ना वोट से इतने प्रतिशत से जीता, मतलब इसका मान 144। काटेंगे 6 बार में कट गया। 1% का मान 6, तो हमें 100% का मान बताना है। इधर भी 100 से गुना, इधर भी 100 से, तो कुल वैध मत 600 हो गया। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कोशिश करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। वही कंडीशन है, केवल ये डबल हो गया है, तो 600 की जगह क्या हो जाएगा? देखिए ये डबल हो गया है, आसानी से जवाब दिया जा सकता है। अब परीक्षा में पूर्णांक वाला प्रश्न कैसे बनेगा? सब देखिए किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा है, और ऐसे ही एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है। एसएससी जीडी, बिहार पुलिस का भी परीक्षा चल रहा है, रेलवे हो, बीपीएससी टीआरई हो, बीपीएससी पीसीएस हो, सब में प्रश्न है कि एक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, लेकिन एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से वो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया।
परीक्षा कितने अंक का हुआ था? 40% चाहिए था। अगर ये मिलाकर मिल जाता तो 40% हो जाता। तो जोड़ लीजिए, 8 2 10, 7 1 9 10, यानी 200 हो गया। 40% का मान 200, 0 से 0 खत्म, 4 से 20 खत्म, 5। 1% का मान 5, तो 100% का मान 500, क्योंकि इधर भी 100 से गुना तो इधर भी 100 से गुना। तो कितने का एग्ज़ाम हुआ था? 500 का। यानी परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक थे? परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात करें, यानी 500। 40% पास होना था, मिला था 178, 22 अंक और मिल जाता तो ये पास हो जाता। तो 22 इसमें जोड़ लीजिए, 200 हो गया। 40 पच्चे 200, 1% का मान 5, तो 100% का मान 500। आसान है ना? आप समझ गए होंगे। वो उम्र वाला प्रश्न अभी भी मेरे माइंड में खटक रहा है कि डाटा कहाँ गड़बड़ है। मैंने तो सब सही ले रखा था, वो कुछ ना कुछ हमको लगता है 65 के जगह 68 दे दिया है। अच्छा, ये ऑप्शन से देखेंगे कि उत्तर सही है या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बाटा में आदमी थोड़े आएगा। किसी 400 मिलीलीटर विलयन में 15% अल्कोहल है। कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए? BBI क्वेश्चन फॉर ऑल एग्ज़ाम। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में मैं दूंगा, आप कोशिश करके बनाइएगा। नहीं बनेगा तो मैं अगले मैराथन में बता दूंगा। चलिए, ये घंटी बजने वाला प्रश्न, लघुत्तम महत्तम वाला प्रश्न आसान होता है। 4 घंटियाँ 4, 6, 8, 14 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। वो इकट्ठा अगर 12 बजे बजी हैं तो पुनः कब एक साथ बजेंगी? तो ये सेकेंड का हम एलसीएम निकालेंगे तो 14 चौका 56, 6 के पारा में 56 नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम जब आप निकालिएगा तो इस तरह से जब आप एलसीएम निकालेंगे तो निकल सकता है 1 3 2 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 सत्ते 24 गुना 7, यानी 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूनी 14, 15 16, 168 हुआ। 60 दूनी, देखिए 168 सेकेंड हुआ, 60 से भाग देंगे इसको तो 60 दूनी 120 मिनट और जोड़ 48 सेकेंड, तब ना 168 सेकेंड। जब एलसीएम हमने निकाला तो 168 आया। इसको 60 से भाग देंगे तो ये 2 मिनट और 48 सेकेंड आएगा, तो 12:02 48 सेकेंड उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना था ऐसे प्रश्न को? एलसीएम ले लीजिए, जो कि 168 सेकेंड आया। 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो 120 सेकेंड जोड़ 48 सेकेंड, 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट और 48 सेकेंड, 12:02 48 सेकेंड उत्तर हो गए। ये था आज का आखिरी ये होमवर्क है। और ये प्रश्न थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। ऑप्शन से देखा जाए, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, मान लीजिए कि जॉन की वर्तमान आयु अगर 15 लेते हैं और इसमें 4 जोड़ते हैं तो 19 होगा 19, और योग दिया है 68। 15 घटाएंगे 3, 8 में से 5 गया 3 और 6 में से 1 गया 5, 53। तो क्या ये 1/4 हुआ? 53 का 1/4 15 हुआ? नहीं हुआ। 12 लेते हैं अगर वर्तमान आयु, 15 4 19, 19 3 63, नहीं हो पाएगा। 12 लेते हैं और 4 इसमें जोड़ते हैं, वर्तमान आयु तो 1/4 है और 4 वर्ष बाद का योग दिया है। तो पिता अगर 4 वर्ष का है तो पुत्र 1 वर्ष का होगा, तभी ना इससे 1/4 होगा। अब 4 वर्ष बाद, चलिए इसमें भी 4 जोड़ते हैं, इसमें भी 4 जोड़ते हैं, इनके आयु का योग 68।
तो 4 और 4, 4x और x 5x, और जो आ जाएगा उत्तर आ जाएगा 4 4 8 बराबर में कितना 68। 8 जाके घट गया 5x में, 5x बराबर 8 घटा 60, 12 पचे 60, यानी पिता की जो उम्र होगी वो बड़चौक 48 साल वर्तमान और पुत्र का 12 साल। 12 ऑप्शन है, यही है। देखिए मैं केवल डिजिट मान ले रहा था जो कि गलत तरीका था। पिता अगर वर्तमान आयु 4 वर्ष है तो पुत्र x वर्ष, तब न 4x का 1/4 x। अब 4 इसमें भी जोड़ें 4 साल बाद और 4 इसमें भी जोड़ें और इनका योग 68 है। तो 4x और x 5x, 4 4 8 बराबर 68 वर्ष। 8 जाके घटा 60 आ गया और ये 12। तो पुत्र का वर्तमान आयु x माना था और x का मान 12 आया। जॉन की वर्तमान आयु बतानी है, यानी जॉन की, तो 12 वर्ष। ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। तो ये था महामैराथन और उस सर का जवाब जिन्होंने कहा था कि इतना आसान थोड़े पूछता है, तो इतना मुश्किल नहीं पूछता है। सक्षमता में आप डरे नहीं। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा। आज के लिए इतना है।